सबसे ज्यादा इस पर मेरी हुकूमत एक ही चीज पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। जो ग्रोथ होगी इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 90, चीनी 17 और आटा 7.5 रुपए फी किलो महंगा। ये तो नाजायज वजीर आजम है, ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता है। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ, तो डाकू नानी है ये सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस बजट के बुलंदोबाग दावों को देखें या इसके बाद जो हुकूमत के बदलते रंग हैं उनको देखें। कल पेट्रोल बॉम्ब फटा और अब की बार अगर देखा जाए तो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 रुपये 11 पैसे का इजाफा किया गया है। ओगरा ने तो 11 रुपये का इजाफा जो है वो कहा था, लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब की ख़ास मेहरबानी है कि सिर्फ 5 रुपये ही बढ़ाया गया है, क्योंकि अवाम पर ज़्यादा बोझ पड़ने से वो घबरा भी सकते हैं। लेकिन लगता ये है कि इसका ख्याल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को है, उनकी जो माशी टीम है उनको इसका एहसास नहीं है। वज़ीर आज़म की माशी टीम की अगर बात की जाए तो ये कहा गया था कि बजट के वक्त, जिस वक्त बजट आ रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि IMF के सामने वो डट जाएंगे, ये टैक्स वापस हो जाएगा, फलां कीमत नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब खुद ECC में बैठे IMF के सामने जिन्होंने डट जाने वाली बात की थी वो वज़ीर ख़जाना साहब, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17, 20 kg आटे का बैग जो है वो 150 और घी की कीमत में 90 रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी यूटिलिटी स्टोर्स पर अब चीनी 68 के बजाय 85 रुपये, 20 kg आटा 800 के बजाय 950, जबकि 170 रुपये में मिलने वाला घी अब 260 रुपये का मिलेगा। इसे कहते हैं असल रिलीफ और इसे कहते हैं घबराने या शायद ना घबराने का फॉर्मूला। महंगाई के अलावा अगर किसी और शय में इजाफा हुआ है तो वो है सियासी कशीदगी। गुज़िश्ता 3 साल में सियासी अदम बर्दाश्त का जो रंग पार्लियामान से लेकर जलसों तक हर जगह हमें जमा दिखाई दिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि सियासी अदम बर्दाश्त जो है उसकी एक ताज़ा लहर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इस वक्त जो है वो चल रही है, जहाँ ज़बान, जूते और पत्थर के बाद अब हवाई गोलियां भी चल चुकी हैं। अब मज़ीद सूरत हाल किधर जाके जो है वो रुकती है, कितनी ख़राब होती है, क्या लीडरशिप ने अपना किरदार अदा करना है या अदा करने जाएगी, क्योंकि चीज़ें नहीं तो मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। मलिक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, और साथ ही साथ रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा अब्बार साहब, आपने जब बजट के टाइम पे, क्योंकि ये जो पेट्रोल की समरी है तो काफ़ी देर से आ रही थी, बजट के टाइम पे आपने इसको 2 दफ़ा जो है वो मौखर किया और आपने इसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते में 2 दफ़ा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आपका जो ये था ख्याल कि जी ईरान के साथ वर्ल्ड पावर्स की डील हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। PDL आप 610 अरब की जो है वो कमिट कर चुके हैं IMF को, IMF का प्रोग्राम नागुज़ीर हो चुका है, तो इसका मतलब ये बम तो फटा है, इसके बाद मज़ीद बम और भी फटेंगे अभी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होती हैं। पहले महीने बाद होती थी, अब 15 दिन बाद होती है, और उसमें इंटरनेशनल जो कीमतें हैं उनका और मकामी कीमतों में जो फ़र्क है उसको मैनेज किया जाता है। और ज़ाहिर है हुकूमती ख़जाना है वो लोगों के लिए ही है, उसमें जो टैक्स और PDL आता है वो भी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई उसका कोई हुकूमत की किसी तायुश पे इस्तेमाल नहीं होता। और हुकूमत कोशिश कर रही है। आपने कहा जाते थे PDL जो है ये गलत लिया जाता है, ऐसे तो उमर साहब कहा करते थे शायद। मैं अगर ये वाली बात कर लूँ फिर उसका जवाब भी देता हूँ। कहने की बात ये कि ये इसका बजट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। कोई 15 दिनों बाद जब वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होंगी तो ये कम होगा। और जो PDL का टारगेट इसलिए रखा गया था कि शायद हमें, हमारी बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस हमें हैं कि हमें सस्ता अगर ऑयल मिलेगा तो मार्जिन जो है हम कंज्यूमर को सस्ता भी करेंगे, और दरमियान में हुकूमत के लिए टैक्स का मार्जिन भी है, ताकि हमने 5,900 अरब रुपये इकट्ठा करके इस कौम का जो तरक्की का पहिया है उसको तेज़ चलाना है। तो लिहाजा एक बात तो ये
दूसरी महंगाई के लिए जो आपने बात की यूटिलिटी स्टोर्स की, पिछले साल जो हमसे पहला साल था उसमें 850 मिलियन यानी तकरीबन 1 अरब से कम की सब्सिडी थी। इस हुकूमत ने 1.5 साल में 30 अरब की सब्सिडी हम दे चुके हैं उसमें, चूँकि ज़ाहिर है महंगाई का असर है और महंगाई का बोझ है और जिसको कवर करने के लिए ये दिया जा रहा है। तो किसी जगह पे भी कोई बेहिसी नहीं है, किसी जगह पे भी कोई लाइल्मी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है और उसका इम्पैक्ट है। कितनी है दुनिया में? नहीं, खित्ते में कितनी है जरा बता देना। आप अगर खित्ते में अगर मुझसे बात करते हैं तो इंडिया में इस वक्त पेट्रोल 220 रुपए का मिल रहा है पर कैपिटा इनकम कितनी है उनकी? नहीं, अगर आप पिछले सवाल का जवाब सुन लें, मैं वही साथ साथ मैं इसलिए कह रही हूँ ना। पाकिस्तान के इर्द गिर्द बांग्लादेश में 142 रुपए का, भूटान में 167 रुपीज़ का, डॉलर्स में कर रहे हैं, डॉलर में पाकिस्तान में इस वक्त को $0.73 का है, बाकी सारी दुनिया में $1 से ऊपर का है। और उनकी पर कैपिटा कितनी है ना, मैं यही बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप, अब मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे जो आटे का बैग जो इस वक्त मिलेगा 150 रुपए का, वो आपके लिए पीनट्स होगा, मेरे लिए बहुत मसला होगा। मेरा ख्याल है ये सही कंपैरिजन नहीं है। अच्छा चले, आगे जाके मैं अगर बात करूँ तो मैं पॉइंट, मैं अपनी लॉजिक दे दूँ कि चूंकि तेल ना इंडिया में पैदा होता है, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में, तेल कहीं बाहर से आता है। मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ उसका पर कैपिटा इनकम से नहीं। अच्छा। उस तेल जो बाहर से खरीद के अपने मुल्कों में भेजा जाता है उसकी डॉलर प्राइस या किसी एक करेंसी में प्राइस की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 118 रुपए का है, इंडिया में 220 रुपए का। पर कैपिटा इनकम की बात है, वो एक अलग पूरी डिबेट है जी कि हुकूमत जो पाकिस्तान की हुकूमत है क्या वो इससे को अननेसेसरी फायदा उठा रही है? नहीं उठा रही एज कंपेयर टू आवर रीजन। ये कोई नहीं कह सकता कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो कोई अच्छी बात होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन क्या नागुज़ीर है, कोई और चारा ही नहीं है। नहीं वैसे नागुज़ीर इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हीं को मैं सुन रही थी, उनसे सवाल किया गया कि जब पेट्रोल प्राइसेस बिल्कुल जो है वो कम हो गई थी तो क्या हमें हेजिंग नहीं करनी चाहिए थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट से कोताही हुई है। देखिए ये अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, मैं तो नहीं, मैं मान लेता हूँ कि एक वक्त में क्रूड ऑयल 0 पे चला गया था, लेकिन होता क्या है उस तरह की सिचुएशन में लॉन्ग टर्म मुआहदे वो कंपनीज भी नहीं करती और हुकूमतें भी सिचुएशन देख रही होती हैं, क्योंकि कोविड की बेसिकली हुकूमतें सिचुएशन, वो भी यही बात कर रहे थे कि देखते रहे, they were on the fence, इसमें हो सकता है कि आप हो जाए, वैसे आज के माहौल में जो अभी आपको सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है, मेरी बात जी जी, उस वक्त अनसर्टेनिटी थी। हो सकता है कि पेट्रोल हम उस वक्त कोई मुआहदा करते तो बाद में ना बढ़ता। तो ये जो लॉन्ग टर्म मुआहदे, ये लॉन्ग टर्म जो सौदे होते हैं वो लॉन्ग टर्म देख के किए जाते हैं। वो सिचुएशन जो 1 हफ्ते के लिए थी कोविड की, वो बाद में नॉर्मलाइज हो गई। 1 हफ्ते के लिए नहीं, कई महीने वो सिचुएशन चली, नहीं उसमें चले मैं 1-2 दिन के लिए 0 पे चला इस बहस में नहीं जाती। बाकी भी बहुत सारे मुआहदे हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते थे। मैं अगर आपने फेयर कंपैरिजन करना है तो पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमत रीजन से करेंगी तो जवाब सही मिलेगा। आप इसका जवाब अगर पर कैपिटा इनकम में इसका जवाब सड़कों में एयरपोर्ट में देंगे तो भाई साहब मैं जरा पूछ लूं, बाकी कैसे पूछ लूं, या आपने इसी में पूरा जो है वो सवाल मैं जरा मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मलिक साहब एक तो ये कि ये जो बार बार कंपैरिजन दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और भाई साहब कह रहे हैं नहीं जी ये गलत कंपैरिजन है, आपको पर कैपिटल से इसका नहीं करना चाहिए कि कितना जो है वो हमारी ऑयल की क्या प्राइसेस है, वहाँ पे ऑयल की क्या प्राइसेस हैं, खित्ते में क्या प्राइसेस हैं। एक तो इसका मुझे जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलती हूँ। क्या इस पे क्या आप कहेंगे, गलत कंपैरिजन है पर कैपिटा का? जी डॉक्टर साहब आपका नहीं एब्सोल्युटली नॉट। वैसे तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि ये जितनी भी इस वक्त बहस है कि तेल की कीमत बढ़ी, तो उसका आम आदमी पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हर तरह की महंगाई में इजाफे का है। और ये जो आज आपने भी जिक्र किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, इनकी कीमतों में इजाफा, तो बेसिकली मेरा कंसर्न ये है कि सिंस बजट कोई इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस में कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया। ये जो आपकी बहस है कि जो मेरी एक पर कैपिटा इनकम और रीजनल प्राइस कंपैरिजन ऑयल का, ये एक अपनी जगह पर एक मुसलमा बहस है, इसके कई रुख हैं, वो किसी भी रुख पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे ये है वो ये है कि फॉर एग्जांपल बजट जून के लास्ट 2 वीक्स में बजट है,
और जून के लास्ट 2 वीक्स और ये फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई, तो कहीं पर भी ऑयल मार्केट के अंदर, कोई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर बड़ा फ़र्क नहीं आया। और आपके पास पांच चीज़ें जिस पर आपने डिटरमिन करना है, एक्स फैक्ट्री प्राइसेस क्या है, रिफाइनरी की एक्स रिफाइनरी प्राइस क्या है, आपके जो टैक्सेस हैं वो कितने हैं, और आपकी जो PDL रेशियो है वो कितनी है। तो ये सारी बातें बुनियाद बनाकर सब बजट डॉक्यूमेंट के टाइम पे आपके इल्म में थी। अच्छा, अब रेगुलेटर ने कैसे डिसाइड करना है, और रेगुलेटर आपको क्या कहता है कि आप कितनी प्राइस ऊपर करें, कितनी नीचे करें। तो ये तो वो बहस है जो पिछले कई अरसे से हर हुकूमत इसके साथ अपने आप को कोई ना कोई इसकी तावील देती रही है किसी ना किसी वक्त पे। लेकिन ज़्यादती कहाँ है जहाँ पर आपका मैनर डिसीटफुल होता है। हुकूमत ने क्या किया कि बेसिकली अगर ये आज कहते हैं हम लेवी नहीं करते, तो फिर आपने एक बड़ा एक एग्जॉर्बिटेंट, एक बड़ा फार फेच्ड, एक बहुत ही जो अनबिलीवेबल एक टारगेट सेट किए अचीव करने के लिए। तो ठीक है, फिर उसमें आपको अपने आप को डिफिसिट शो करने पड़ेंगे, खसारा दिखा के फिर आप आलमी मालियाती इदारों के पास जाएंगे। तो ये बहस जो है एक अनएंडिंग डिबेट है। यहाँ पर आपके पास एक स्पाइन होनी चाहिए थी टू बी ट्रुथफुल, और आप सच्ची बात करते। और अपने बजट डॉक्यूमेंट में आपने तब क्या किया कि आपने हाफ ग्लास फिल दिखाने के लिए, यानी आपने कोशिश की कि एक फील गुड फैक्टर हो और एक इकोनॉमी की उस ग्रोथ पे जो कि आपने बेस लाइन गलत प्रोवाइड की। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज डिटेल्स। वो तो एक अनएंडिंग बहस है जिसमें मैं और आप नुकात के ऊपर बहस करते चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज वो फील गुड फैक्टर जो आपने बजट में प्रपोज किया था और जिसके ऊपर आपने बड़ा ड्रम बीट किया, शौकत तरीन साहब ने टर्न अराउंड करने की बात की। पहले तो उन्होंने आपके स्टेबिलिटी के उस पूरे नरेटिव को, जो 3 साल तक इमरान खान जिसके ऊपर बड़ी बड़ी बहस करते रहे, और आपके तमाम मुतल्लिका लोग जो हैं वो यही कहते रहे कि स्टेबिलिटी, डेट बेस्ड अपॉन ग्रोथ बेस्ड अपॉन डेट इज़ नॉट गुड, स्टेबल करना है, ये करना है, ये करना है। आपने 3 साल तक अपने उस जो नरेटिव था, अब इवेंचुअली यू हैव फॉलन डाउन फ्रॉम दैट। आप उसे भागे, और इस तरह से भागें कि आपने वही ग्रोथ की स्ट्रेटजी जिसका हम कह रहे थे कि इसको आप रिवर्स ना करें, व्हील रीइन्वेंट ना करें। IMF से आपने अगर कुछ शराइत तय की हैं तो उसमें स्टेबिलिटी के नाम के ऊपर ग्रोथ का नुकसान ना करें, ग्रोथ को चलाते रहें। आपने अगर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक करने हैं, उसकी पीछे वजूहात कुछ और थी, आज आप भी वजूहात दे रहे हैं, आज आप तावील पेश कर रहे हैं कि कीमत क्यों बढ़ी। तो वजूहात देने के बजाय एक स्टेबिलिटी के प्रोसेस को, एक ग्रोथ के प्रोसेस को आप पुश करते रहें। आप इसको व्हील को रीइन्वेंट ना करें और फिर 2 साल के बाद आप वहीं पे खड़े होंगे। अभी इस वक्त मसला, इस पूरी मुआशी बहस को हम एक तरफ फेंक देते हैं, या स्टेबिलिटी हो सकती है या ग्रोथ हो सकती है, सारी बात को एक तरफ फेंक देते हैं। यहाँ डॉक्टर साहबा मसला ये है कि आज इस वक्त गरीब आदमी हाथ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं कि कोई तो जुर्रत पैदा करो और किसी तरीके से हमें 15,000 में घर का चूल्हा, गरीब बच्चे के मुंह में रोटी, किसी को कोई खाने का सालन बनने की कोई गुंजाइश, किसी को बिजली का बिल देने की, पेट्रोल की कीमत अफोर्ड कर, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं। इतनी बदतरीन महंगाई, इस तरह का जुल्म, हुकूमत की लातल्लुकी, ये बिल्कुल नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा है। ऊपर बैठे और बहुत ऊपर बैठे हैं, नीचे इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस नेरो को। ये जो 2-2.5 महीने ये पूरी बजट से पहले और उसके इंडिकेटर्स और ये सारी बातें तो इनकी एक टोटल फ्लॉड थी, टोटल डिसीटफुल थी, बेस्ड अपॉन सरमाइजेस। किसी का हकीकत से कोई रियलिटी अब आ रही है। ये बात, आटा बढ़ रहा है कितने के रुपए, 150 रुपए के करीब, घी बढ़ रहा है, चीनी बढ़ रहा है, 17 रुपए किलो चीनी बढ़ रही है। देखिए, दिस इज द रियलिटी, नाउ वी हैव टू फेस इट। अच्छा, मुझे जरा प्रोड्यूसर साहब, सिर्फ क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा सुनवा दीजिए कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा था, किस तरह चीज़ें जो है वो कंट्रोल करेंगे, ये गरीब दोस्त बजट है वगैरह वगैरह, ज़रा सुनवा दीजिए। पहली तो बात ये है, जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए, और बॉटम अप अप्रोच जिसको आप कहते हैं वो ट्रिकल डाउन जरूर होगा। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हमने मुआशरे के तमाम ईयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। ये पूरी हिस्ट्री है, उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। रुबीना खालिद साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं हमें, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है। रुबीना साहिबा की जानिब जाऊंगी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रुबीना साहिबा की तरफ चलती है। रुबीना साहिबा, आवाम दोस्त बजट था, लेकिन अब आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, घी भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अगर चीनी की सिर्फ बात कर लें तो जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जब 1 रुपये महंगा करते हैं ये कार्टेल्स, चीनी महंगी करते हैं, तो तकरीबन 5.25 अरब का जो है वो फ़ायदा इनको होता है। अब इस वक्त चीनी हुकूमत की जो सेट प्राइस है वो तो 85 रुपये यूटिलिटी स्टोर्स पे भी वो नहीं मिलती इतने की, या मिलेगी नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या फिर आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगी। बट जो आम ओपन मार्केट में अगर हम जाके देखें, हमें जो मिल रही है वो 110 से भी कई दफ़ा ज़्यादा ही होती है। तो ये फ़ायदा किसको हो रहा है फिर? देखिए, बात सुने, जितने इन्वेस्टर्स थे, जितनी ATM मशीनें थीं, अब नेचुरली उनको भी तो अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो चाहिए, और रिटर्न देने के लिए ही इन्होंने इनसे मदद ली थी। तो नेचुरली जहाँ उन्होंने 10 रुपए लगाए थे वहाँ से अब वो 100 रुपए निकालने के चक्कर में है, तो इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जो ये मौजूदा हुकूमत है, बिगेस्ट फैसिलिटेटर का नाम मैं इसको दूंगी, जो कि जितने माफियाज हैं इस वक्त उन सब की फैसिलिटेटर ये गवर्नमेंट है। और जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर रही है, ये देखें जो 17 रुपए की प्राइस बढ़ी है, ये तो जो यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतें हैं, जब मार्केट में जाएगी तो आप सोच लें कि उसका क्या हिसाब किताब होगा और कितना पैसा बढ़ेगा। देखिए, चीनी के जब बजट में हमने तभी कहा था कि इन्होंने कहा कि उसमें एक हमारी बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आप बजट उठाएं उसमें लिखा हुआ था कि 17% इन एडिशन टू द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस वो मार्केट प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस बाजार की मार्केट प्राइस है, तो वो 17% तो आपको वैसे ही देने हैं। तो जो बाजार में रेट चलेगा उसके ऊपर 17%। खैर से मुबारक हो तब्दीली, सबको मुबारक हो जो चाहते थे कि इस पाकिस्तान का निज़ाम बदलेंगे। और सबसे बड़ा तो आप सोचे मारिया जुल्म खुदा का कि इनसे कोई सीखे कि गलत चीज का क्रेडिट भी ये ले लेते हैं। अब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि समरी तो आई थी कि 15 रुपए पेट्रोल में बढ़ा दे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत भला किया कि उन्होंने सिर्फ 5 रुपए 5.40 रुपए वो बढ़ा दिया। अब आप सोचें कि उसमें भी ये अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, मतलब इतना ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। जूतों समेत अगले की नहीं, ये नहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं कहते, इसको कहते हैं जूतों समेत अगले की आंखों में घुसना। ये वो हैं, मतलब जो नेगेटिव चीज भी होती है उसको ऐसे पेश करेंगे जैसे कि बहुत जबरदस्त कोई कारनामा पेश हो गया है। मतलब आप मुबारकबादें इस पे एक दूसरे को दे रहे हैं कि 15 नहीं बढ़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 15 सिर्फ 5.5 रुपए बढ़े हैं। तो ये इनका अब क्या इलाज है, अब इनके साथ क्या बहस की जाए, इनके साथ क्या बात की जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम का इनको उन्होंने हशर किया है, और जिस तरीके से इस वक्त इनके पास, चले ये महंगाई भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे और चीजें भी हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल हमारी सरहदों पे है और बढ़ती चली जा रही है, इनको उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। उसमें बारे में भी मारिया दे आर टोटली क्लूलेस कि क्या इन्होंने करना है। कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास वे फॉरवर्ड नहीं है। बस इन बातें आप इनसे जितनी करा लें, ये काजी को भी राजी करते हैं, लेकिन बाकी खैर खैरियत है, बाकी खैर। अच्छा, मैं ज़रा भाई साहब आपसे, अगर मैं सुन रही थी अगले दिन शौकत तरीन साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल हुआ कि जी बम्पर क्रॉप हुआ है इस दफ़ा गन्ने का, बम्पर क्रॉप हुआ है इस दफ़ा गंदम का, ठीक है, उसके बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जो माफियाज़ हैं इनसे जान छूट सके, ठीक है। अब आपसे जब सवाल करते हैं कि जी अब ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, आप कहते हैं जी चीनी में हम तो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, आटे में हम तो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे माफिया है। तो ये माफिया को कंट्रोल करना क्या हुकूमत का काम है या आवाम जाके खुद लड़ें? देखिए, 3-4 बातें। एक तो जो उन्होंने बात की ओगरा की, तो ओगरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन के मुताबिक कितनी प्राइस बढ़नी चाहिए। ओगरा कोई इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो चलता आ रहा है और ऐसा रेगुलेटरी इदारा जिस तरह पैमरा आपको रेगुलेट करता है, इस तरह ओगरा इनको रेगुलेट करता है। तो ओगरा ने बताया कि जी 11.5 या 11.3 आप बढ़ाएं ताकि आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन आए। इसीलिए पाकिस्तान में गो के महंगाई है, तेल महंगा लेकिन फिर भी अपने रीजन से बहुत सस्ता है, क्योंकि हुकूमत उसको मार्जिन पे कम। मैं इस डिबेट में दोबारा नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जी हुकूमत ने उसके बावजूद आधा बोझ किया और आधा नहीं किया। आधा आ जाएगा कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, आपको दिखाऊंगी। कहा है
नहीं, उन्होंने आज का कहा है कि जी हम इसका क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट ये ले रहे हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडी हमें कह रही है इतना बढ़ाएं, हमने उसको आधा नहीं बढ़ाया। जी जी ठीक, वो आपकी मर्जी है, खाली गिलास आता दिखाएं या भरा दिखाएं, हम भरे की बात करें कि इतना बढ़ना था। दूसरी बात ये कि जी शुगर माफिया, जी कुछ कहेंगे, मुझे बड़ी हैरत होती है जब शुगर माफिया की बात हो और नून लीग वाला गिला करे, पीपल्स पार्टी वाला गिला करे। ये ओमनी ग्रुप जरदारी साहब का और शुगर मिल रहे हैं उसकी 40% तो आपकी तो लेना पार्टी में बैठे, 40% की तो बात दैट कार्टेल। नवाज शरीफ साहब का सारा खानदान, ये जितनी मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ साहब की हो रही है, वो जो उनके मुलाजमों के अकाउंट में 2600 करोड़ आया, वो इन्हीं उन्हीं मेलों में है। अब्बास साहब चलें चोर हैं, वो डाकू हैं, मुझे बताएं आप क्यों उनके टाइम पे प्राइसेस कम थी? आपने तो बढ़ाई नहीं है। दोनों का गिला तो करने दें, आप तो उनकी ऐसी साइड ले रही हैं। मैं साइड तो नहीं सुने, अब्बास साहब गलत बात ना करें, गलत बात ना करें अब्बास साहब, मेरा मतलब गलत बात ना करें कि कौम को जानने दें कि मिलना इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल ठीक और जरदारी साहब की है, इमरान खान की कोई मिल नहीं है, जहांगीर तरीन की है, खुसरो बख्तियार खानदान की है। 40% सब्सिडी जो है वो लास्ट टाइम उन्होंने नहीं ली। ना कोई मशीर है, ना कोई एमएनए, ना कोई हमारी ज़राई पॉलिसी वही बना रहे थे, सारे पाकिस्तान का इल्जाम है। मैं सुन लेता हूं, हमारी ज़राई पॉलिसी वही बना रहे थे, लेकिन चलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, जो इन्होंने बात की यूटिलिटी स्टोर्स की, मैंने बताया कि तारीख की सबसे बड़ी हुकूमत क्या करती है, चीनी मार्केट से आती है, शरीफ शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, ओमनी की JDW चले मान लेता हूँ, उनकी आती है। हुकूमत उसमें अपने पास से वो जो गरीब लोगों से टैक्स का पैसा है उसको सब्सिडी देके सस्ता करती है। जो मैंने कहा कि वो सस्ता मिल रहा है इसलिए लाने लगती है। डॉक्टर साहबा, अगर चीनी सर वो जो डाकू थे उनके टाइम पे 52 पैसे कैसी थी? वो तो डाकू चोर डाकू थे, उन्होंने कैसे रखी हुई थी? देखिए उनके दौर में आप बताएं GDP पर कैपिटा कितनी थी, उनके दौर में बाकी चीजें कितनी थी? जब मुशर्रफ का दौर था सर, उनके दौर में टैक्स सबसे ज्यादा कलेक्ट हुआ था, 30 रुपए किलो थी, इनके दौर में 52 रुपए होगी। तो ये डिबेट बड़ी लंबी है, लोगों को बात समझने दें। टैक्स सबसे ज्यादा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ना हुकूमत की मिले हैं, ना कोई इमरान खान की मिले हैं, हमें एक दरमियान में अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है। इसीलिए 17% सस्ता बेच रहे हैं उसको यूटिलिटी स्टोर में, जिसपे अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। प्राइस अगर 80 रुपीज है, ठीक है, और उसके बाद रिटेल प्राइस 85 रुपए, तो यूटिलिटी पे किस तरह जो है वो आप नहीं बेच सकते ना, यू कांट। आप जो लाइनों की बात कर रहे हैं, लाइनें इसलिए लगती हैं कि मार्केट से सस्ता मिल रहा है। सर तो पहले क्यों नहीं लगती थी? जो चोर डाकू थे वो क्यों नहीं लगाते थे? पता नहीं किस जमाने की बातें करें, हमने तो देखा आटे की लाइनें लगती थी, आपको याद है कि नहीं याद? आटा जाके जब नवाज शरीफ साहब के दौर में मिलता था, कहते थे शेर आटा खा गया, शेर चीनी खा गया। ये जो पेट्रोल है, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में जब डॉलर 100 रुपए का था ना, उस वक्त 113 रुपए की थी। सर तो ये अब आपको सारी आपकी मेमोरीज है थोड़ी सी शॉर्ट होगी, सारा कुछ मेमोरी शॉर्ट नहीं होगी। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, रुबीन साहब आपकी तरफ आती हूँ। मेमोरी शॉर्ट नहीं हुई, आप ना जो सब गोएबल्स को मुझे लगता है फॉलो करते, कितना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ 108 रुपए का डॉलर था उस वक्त, पेट्रोल था वो 113 रुपए का था। आज डॉलर 160 रुपए का। आज भी डॉलर टर्म में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल है, लेकिन चूंकि आप एक इशू बनाया हुआ आपने, उस बात कर लें। इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस कितनी थी उस वक्त तेल की? मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट बता देना, आपका बड़ा आसान है। इसका कंपैरिजन ये होता है कि जिस रीजन में हम बैठे हैं उस रीजन में पाकिस्तान सबसे सस्ता है। उस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कितनी थी ये बता देखिए ना, अब मुझे आप एग्जैक्टली आप याद करेंगी। जी रुबीना साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे रीजन में सबसे सस्ता पाकिस्तान में। जी मुझे तो तरस आ रहा है अपने भाई के ऊपर, सीरियसली आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हिम कि वो एक ऐसी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी बात को जो है उसके लिए दलीलें दे रहे हैं जिसमें उनके दिल में उनको पता है कि मैं सब गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी चले आफरीन है कि कोशिश तो कर रहे हैं। चुकर करें, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका से आटा कंपेयर कर लें, हम सस्ता बेच रहे हैं आटा, अमेरिका वालों को यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल कर लें। और मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, आप अमेरिका वाली बात नहीं है। खित्ते में पेट्रोल बाहर से आता है, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसकी बाकी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। पीटीआई माहिर है उसमें। और दूसरी बात ये है कि इन्हीं के दौर में पहली दफा देखिए, मतलब कम से कम इतना सदाकत अब्बासी साहब, इतना आप इतना बंदे में थोड़ी सी मैं अब लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा जो कि तमीज के दायरे में हो, इतनी तो किसी के अंदर ये एहसास होना चाहिए। मैंने बड़ा सोच समझ के निकाले लफ्ज और आ रहे। अच्छी बात है, आजकल आप लोग सोच समझ के निकाले, बहुत गोलाबारी सारी तरफ से हो रही है तमाम पार्टीज की। नहीं देखिए,
میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی زندگی میں اپنی کافی میری عمر ہو گئی ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 2 کلو چینی کے لیے یا کلو چینی کے لیے آپ لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کریں، وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں تپتی دوپہروں میں کھڑا کریں. دیکھیے بات کو مارکیٹ سے مہنگا ملتا ہے. اب یہ سستے کی نہیں، وہ مجبوری سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. صداقت صاحب وہ تو ان کو سستا ملتا ہے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، مجبوری سے دکانوں پہ چینی بند تھوڑی ہوگی. اس لیے دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، وہ مجبوری سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی غربت تو حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نا، زیادہ لوگوں کو ہم سستی چینی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے انگوٹھوں پہ نشان لگائے ان کے 2 کلو چینی. میرے بہن اس لیے کہ مارکیٹ میں اور یوٹیلیٹی سٹور میں فرق ہے. گرمی میں کھڑا کریں. یہ نہیں کہ دکانوں پہ چینی نہیں مل رہی. آپ ایک اچھی بات کو بھی برا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ملک صاحب سے اپوزیشن کریں لیکن خدا کا خوف تو کریں نا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو بھی نیگیٹو داری. میں ذرا فائنل کامنٹ لے لوں ملک صاحب سے. ملک صاحب، بمپر کراپ گنے کا، بمپر کراپ آٹے کا، اس کا ویٹ کا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اسٹل ڈسپائٹ دیٹ ہمیں اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور عباس صاحب اس کی جو توجہ کرنے تاکہ وہ درمیان میں اسپیکولیٹرز نہ آ جائیں. بات سنیں، بس بمپر مافیا. اچھا دیکھیں مجھے صداقت ایک سیکنڈ. اچھا دیکھیں مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ آپ نے ابھی صرف دو ہفتے پہلے بجٹ کا لیٹ سے 30 جون تک بات تھی، 30 جون تک آپ کے پلیجز تھے. بھی آپ نے خود سنوایا ہے جو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ میں اشیاء خرد و نوش میں خاص کر آٹا کی آپ نے بات کی، آپ نے گھی کی بات کی، آپ نے چینی کی بات کی. ہم نے وہ پام آئل پہ پورا لیکچر سنا، ہم نے کنولا فلاور کے پاکستان میں گنانے پہ پورا لیکچر پرائم منسٹر کا سنا. لیکن ٹرسٹ می دے جسٹ ٹاک، صرف بولتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حالت کیا ہے. یعنی آپ ایک بجٹ دے رہے ہیں، بجٹ میں آپ ایک پلیج دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پبلکلی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، اور اس کے صرف 2 ہفتے کے اندر ہوش ربا غریب آدمی کی زندگی سسک رہی ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، روبین صاحب آپ کا، اور باز صاحب آپ کا. مجھے پروگرام کے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ 2 ہفتے پہلے وعدے کیے گئے تھے کہ پرائسز نہیں بڑھیں گی، آٹے کا اسپیسیفکلی کہا گیا، اور آج باز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے جو پرائسز ہیں وہ ہم تو کنٹرول نہیں کرتے، وہ ہم تو سیٹ نہیں کرتے. تو پھر پہلی بات مانی جائے، دوسری بات مانی جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد افغانستان اور اشرف غنی صاحب کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. افغانستان میں سیاسی تصفیے کی راہ میں اگر اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ خود غنی حکومت ہے، لیکن پھر بھی کمال ڈٹائی سے افغان صدر اشرف غنی پاکستان پر اپنی ہر ناکامی کا ذمہ ڈال دیتے ہیں. صدر غنی، فرسٹ وائس پریزیڈنٹ امر اللہ صالح یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ موہب، سب بھارتی زبان میں بولتے ہوئے پاکستان کو بلیم کرنے کی بھارتی اسکرپٹ پر چل رہے ہیں. صدر غنی نے آج جب سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان سے دراندازی کا بے بنیاد الزام لگایا تو وزیر اعظم نے موقع پر ہی حساب برابر کرتے ہوئے اشرف غنی کے الزامات کی تردید کی، بلکہ دنیا پر واضح کیا کہ صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں افغان پیس پروسیس جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک کردار اپنا جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. افغانستان اگر پھر خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے تو ایسے میں پاکستان نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے 30 سے زائد اہم افغان رہنماؤں کو امن کانفرنس میں مدعو کیا تھا، لیکن کل سے شروع ہونے والی اس امن کانفرنس کو اشرف غنی کی درخواست پر ملتوی کر دیا گیا ہے. غنی صاحب اپنے ملک میں طالبان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، الٹا کہیں اور بھی کی جانے والی امن کوششوں کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. ایک طرف گلبدین حکمت یار اور دیگر طالبان کے خلاف گلبدین حکمت یار کو جو طالبان کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہتھیار جو ہے وہ اٹھا لیں، تو دوسری طرف طالبان کو روکنے میں مکمل ناکام ہونے پر الزام جو ہے وہ پاکستان کو دیتے ہیں. کوئی تو وجہ ہے کہ ضمیر کوبلوف کو کہنا پڑا کہ افغان حکومت مذاکرات کے لیے زبانی جمع خرچ سے کٹ ہٹ کر عملاً بھی کچھ جو ہے وہ کرے، ورنہ دیر ہو جائے گی. افغانستان کا جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے
اس میں پاکستان سمیت ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ لوٹے، لیکن اس وقت لگتا یہ کہ نام نہاد فیصلہ ساز اپنی کمزور قلعوں میں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ رضامند نظر آتے ہیں اور بڑھ کے مار رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ کیا غنی حکومت اور امریکی دونوں ہی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے اور خطے میں جو آگ لگی ہے اس سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے؟ کیا یہ ایک لارجر امریکن ڈیزائن ہے جس پر اس وقت غنی حکومت جو ہے وہ عمل پیرا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امجد صاحب یہ بتائیے کہ ایک چیز تو کلیئر ہے اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں اگر امن کی راستے میں کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کوئی سب سے بڑا سپوائلر ہے، تو وہ غنی حکومت اور اشرف غنی اور ان کے جو لوگ ہیں وہ خود اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی لارجر امریکن ڈیزائن ہے؟ جس طرح ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بیسز کو خالی کیا گیا، اس کے بعد ہتھیار جو ہیں وہ طالبان کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اب کہیں کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہو، پاکستان جس طرح کانفرنس کرا رہا تھا، غنی صاحب نے جو ہے وہ اس کو ملتوی کروا دیا، تو یہ کوئی لارجر امریکن ڈیزائن ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی جو ہے وہ چلتی رہے، خطہ جو ہے وہ ادھر پیس جو ہے وہ ریٹرن نہ کرے، جو ملیٹریلی وہ پہلے کرتے تھے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اندر خود ہی جو ہے یہ غنی حکومت سے جو ہے وہ کروایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امریکن ڈیزائن اس حد تک بالکل ہے کہ انہوں نے دلچسپی نہیں لی یہاں پہ امن لانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جب نکل گئے تو نکلنے سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پہ حالات نارمل کروا کے جاتے، اپنی سپرویژن میں یہ مذاکرات کرواتے، وہ نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اشرف غنی ان کو ٹالتا رہا، جیسے اس نے 5000 قیدی چھوڑنے کا ایگریمنٹ تو کیا امریکنز نے، اور وہ اس کو آن بورڈ تھا اشرف غنی، لیکن 5 مہینے اس کو ڈیلے کیا، اور وہ پھر مختلف بہانوں میں۔ اب اشرف غنی جو کہ امریکنز کے بلبوتے پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی امریکن سپورٹ کے بغیر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، وہ اس کا کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے وہاں پہ، لیکن امریکنز نے اس پہ بھی اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کیا۔ بھارت وہاں پہ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے، وہاں ٹیررزم کرواتا رہا، اور بھارت الزام لگاتا رہا طالبان پہ کہ یہ کروا رہے ہیں۔ امریکہ نے ان کو بھی نہیں روکا۔ پاکستان نے یہ ساری انفارمیشن ان کو دی تھی کہ یہ 2 سپوائلر معاملہ بڑا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ مخلص تھا تو 2 سپوائلرز کو روکنا اس کے لیے کیا مسئلہ؟ وہ روک سکتا تھا، نہیں روکا انہوں نے۔ اس سے امریکہ کے جو اقدامات ہیں وہ مشکوک لگتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ امریکہ گئے تو امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو اس پہ اب اشرف غنی کے پاس جو مدد، سپورٹ اور اس کا پلر رہ گیا پیچھے وہ بھارت ہے، لہذا بھارت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، وہ جو چاہے گا اشرف غنی سے کروا دے گا۔ ہماری اطلاع کے مطابق حامد کرزئی کو اور اشرف غنی کو اسلام آباد آنے سے بھارت نے منع کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اس قسم کا امن یہاں پہ آئے جس میں کہ اشرف غنی اور طالبان وغیرہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہاں پہ امن وہ چاہیے جس میں اشرف غنی صدر ہو اور طالبان اس کی حاکمیت مان لیں۔ پاکستان کے اوپر بھی جو الزام تراشی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان یہ کر دے کسی طرح کہ طالبان کو راضی کر دے کہ وہ اشرف غنی کو صدر مان کے تو ادھر آ کے بیٹھ جائے۔ اب یہ تو ہماری بس میں نہیں ہے، کیونکہ طالبان نے جو 20-22 سال قربانیاں دی ہیں وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے تو نہیں دی انہوں نے۔ لازمی بات ہے، اور پھر اشرف غنی کو تو ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی واقعات ہیں، اس کو تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے جب یہ خود احمق ہیں اس معاملے میں کہ خود مخلص نہیں اپنے ملک سے، خود غرض ہے کہ اپنی صدارت نہیں چھوڑنا چاہتے، ایک نیوٹرل گورنمنٹ بنانے کی تجویز ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس صورت میں باہر والے کیا کر سکتے ہیں؟ آج اگر یہ خود مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنے، کوئی دوسرا ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو؟ یہ ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں، اور وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت جس طرح طالبان جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ کابل ان کے ہاتھ آ جائے گا، جس طرح سچویشن اس وقت آتی ہے کہ اسپن بولدر طالبان نے ایک اسٹریٹجی یوز کی ہے، وہ بڑے شہروں پہ اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ بڑے شہر جو ہے وہ اچھے، ان کا ڈیفنس اچھا مضبوط ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ان کے سارے باہر کے راستے بند کر دیے ہیں۔ اب ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کو پیٹرول وغیرہ سب کچھ باہر سے پاکستان کے راستے جاتا ہے، اب وہ نہیں جا سکے گا۔
सही, वहां से खुराक, गंदम, ये चीजें जो हैं ये भी हमारे इलाकों से जाती हैं। जनरल साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आ रही है, अशरफ गनी एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करना, बेसिस एक्यूजेशंस, मेरा ख्याल है अब दुनिया भी इसको देख रही है और दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि कौन यहाँ पे अमन चाहता है और कौन नहीं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।